हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। ये हमारा पार्ट 2 है एमसीक्यू सीरीज़ का। जितनी भी अभी तक हमने वीडियोस बनाई है उस पर एमसीक्यूज़ मैं लेके आई हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये भी सेकेंड वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए। आप 2 वे कम्युनिकेशन रखिए, इसको 1 वे मत रखिए। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता है आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर गलत होता है तो इससे आप ही का बेनिफिट होगा। यहाँ पर गलत होगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। तो मेरे साथ साथ आपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखने हैं और फाइनल स्कोर भी लिखना है कि आपको आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये सीडीएस 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ना सिर्फ सीडीएस में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपको बताना है बीएन राव, अंबेडकर, केएम मुंशी, एमसी सितालवाड़। तो इसका क्या आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं? आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं कि 1 का जो आंसर है वो है बी या ए, जो भी आपको लगता है ऐसे। फिर 2 का जो आंसर है सी, डी, जो भी आपको लगता है ऐसे से आपने आंसर लिखने हैं। एंड देन फाइनली जो भी आपका स्कोर रहेगा एंड में आपने ऐसे स्कोर को बताना है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र तो थे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं 1950 से 1952 तक। ठीक है, आप मुझे बताइए बी एन राव का पूरा नाम क्या है? वीडियो लेक्चर्स में मैं ये आपको बता चुकी हूँ। और आप मुझे ये भी बताइए कि यूएनएससी में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इनमें से कौन सा सही है? सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखते हो, स्टेटमेंट अगर 2-3 दी है, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या पूछा है, सही पूछा है कि फॉल्स पूछा है, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। तो पहला जो आपका है स्टेटमेंट, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 मेड अ limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats. Second statement है, Indian Council Act of 1892 did not use the word election directly in the act. तो आप बताइए अब 2 का क्या आंसर है? 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आप बहुत तेज़ बोलते हो, थोड़ा स्लो बोलो। तो आई एम ट्राइंग, मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ सो दैट आपको समझ आए। इन केस आपको दोबारा समझ नहीं आती है तो आप पीछे जाके फिर से वीडियो देख सकते हो। राइट, और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शीतल राजपूत 827। ठीक है, तो आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी पॉलिटी की सीरीज से कोई भी क्वेरी होगी मैं उसका जवाब वहां पर दे दूंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन 1858। लॉर्ड डलहौजिया बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसका क्या आंसर है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। इसका जो सही आंसर है वो है ओनली 1। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन 1858, बिल्कुल सही बात है। और लॉर्ड डलहौजिया नहीं थे पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कनिंग। राइट, लॉर्ड कनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। एंड लॉर्ड डलहौजिया के टाइम पर क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजिया लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको ये याद रखना है। केएस का जो 2018 का प्रिलिमिनरी एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी वो हुई थी फर्स्ट रेलवे ट्रेन का चलना फ्रॉम बॉम्बे टू थेन।
कब? 1853 में, राइट। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1853? Act of 1853 was the last of the charter acts and that made the Governor General of Bengal as the Governor General of India. It combined the legislative and executive functions of the Governor General's Council. क्या ऑप्शन दिए हैं आपको? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. अब देखो, एक्ट ऑफ 1853 लास्ट चार्टर एक्ट तो था, लेकिन इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया था। वो कौन से एक्ट ने बनाया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड कह रहे हैं कि इन्होंने कंबाइन कर दिया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये भी गलत है। कंबाइन तो किया ही नहीं था कभी भी, इनफैक्ट सेपरेट किया था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो है नाइदर वन नॉर टू। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था पहला, राइट। और कौन से एक्ट ने इनको बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इनमें से पहला गवर्नर जनरल कौन रहा डोमिनियन ऑफ इंडिया का? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंट बेटन, सी। माउंट बेटन प्लान भी लेके आए थे ये 1947 में, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फिर बाद में कहा गया 1947 में, जिसने पार्टीशन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंट बेटन एंड द लास्ट वाज सी राजगोपालचारी जो इंडियन थे, ठीक है। और पहले इनका जो डेजिग्नेशन था वो वॉइस रॉय का था, ठीक है। बाद में इसके डेजिग्नेशन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनडिवाइडेड इंडिया के लिए जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था? हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। वो पहली बार कब मिली? 6 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, 20 फरवरी 1947 में, 3 जून 1947 में। इसका जो सही आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और इसको कब किसके थ्रू लाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर इसको लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन कौन से चेंजेस जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने करी? कौन सा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? 1947 जिसने पार्टीशन किया था। इट प्रोवाइडेड राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान की डोमिनेंट को कहा आपके पास पूरा राइट है कि आप कॉमनवेल्थ से बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए। इन्होंने इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दिया था और इन्होंने ऑफिस ऑफ द वॉइस रॉय को एबॉलिश भी किया था। ऑप्शन आपके पास दिए हैं ओनली 1 and 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 3 and 4, ठीक है। ये राइट दिया था कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर जा सकते हो, इंडिया एक डोमिनियन भी बना था, और वॉइस रॉय के ऑफिस को एबॉलिश करके गवर्नर जनरल को ऑफिस बनाया था। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को 2 ऑप्शन नहीं दिए थे, 3 ऑप्शन दिए थे। इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो आपको याद रखना है प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड माउंट बेटन। पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड माउंट बेटन, डी इज द राइट आंसर।
10th क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने अडॉप्ट किया था, हमने क्या बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्या गवर्नर जनरल ने किया था या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम लेके गए थे और वहां पे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तब था ही नहीं, क्या बच गया हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और ये टीचर के एग्जाम 1994 में पूछा गया है, ना सिर्फ टीचर के एग्जाम में पूछा गया है बल्कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया जब रीअसेंबल हुई ऑन 31 अक्टूबर 1947, इसकी जो रिड्यूस्ड मेंबरशिप थी वो कितनी थी, इसकी जो रिड्यूस्ड मेंबरशिप थी गाइज वो थी 299, राइट 299 थी, पहले 311 थी, बट जब पाकिस्तान ने यहाँ से विड्रॉ कर दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तो फिर जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो थी 299। आप साथ साथ में आंसर्स लिख रहे हो ना, आई होप आप लिख रहे हो। अब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको बस इतना करना है, आपको अपने लिए ही मेहनत करनी है। कमेंट बॉक्स में बस आपको आंसर्स देने हैं, आप दीजिए, उसको हम चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर लो रहेगी हम और MCQs आपके लिए लेके आएंगे और डिटेल और डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे। बस आप इसको वन वे मत रखिए, आप जवाब दीजिए, आंसर्स दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CDS के 1992 में पूछा जा चुका है, ना सिर्फ CDS में और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर, राजगोपालचारी, BR अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर है वो है D, BR अम्बेडकर साहब। 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की जो इनॉग्रल मीटिंग थी उसको किसने प्रिजाइड किया था। ऑप्शंस आर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, P उपेंद्रा। इसका जो सही आंसर है वो है C राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे इसके बाद में, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी हेड थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ये भी याद रखना कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे, एक था HC मुखर्जी और दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने ये वीडियो में पढ़ा दिया आपको, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, इसको इनमें से कौन से ईयर में सेटअप किया था, 1945, 1946, 1947, 1949। इसका जो सही आंसर है वो है B 1946। कब, 9 दिसंबर 1946 में। और 1945 में क्या हुआ था, इंडिया ने UN को ज्वाइन किया था। 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था और 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली पास करने में। 6 मंथ लगे थे 1949 के बाद, एग्जैक्टली 1 साल लगा 26 नवंबर 1948 के बाद, 2 साल लगे 15 अगस्त 1947 के बाद, या फिर अबाउट 3 साल लगे सिंस दिसंबर 9, 1946। इसका जो सही आंसर है वो है D, अबाउट 3 years सिंस दिसंबर 9, 1946, राइट। चलिए, The Constitution of India was enacted by the Constituent Assembly set up। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी वो किसके अंदर हमने सेटअप की थी। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, एक रेजोल्यूशन पास किया था गवर्नमेंट ने, या फिर INC के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। तो देखिए इसका जो प्लान था वो लेके आए थे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बना वो किसका था।
यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का था, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, या फिर फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इसका था? तो आप मुझे बताइए किसका था। इसका जो सही आंसर है मैं बता चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एज अ यूनिट बनाया। इस एक्ट ने फेडरल लिस्ट लाई, प्रोविंशियल लिस्ट लाई और कंकरेंट लिस्ट भी लाई। रेजिड्यूरी पावर को किसके पास रखा, वॉइस रॉय के पास रखा। ठीक है, इन्होंने डायरकी को एबॉलिश कर दिया था प्रोविंसेस में। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश किया, सेंटर में डायरकी लेके आए और प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी दे दी इन्होंने। और क्या किया इन्होंने, और क्या किया था इस एक्ट ने, भाई बाईकैमरलिज्म कर दिया। बाईकैमरलिज्म क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ 2 हाउसेस, जिसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। उस टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा नाम नहीं थे, हिंदी नेम्स हमने बाद में अडॉप्ट किए हैं। आप मुझे डेट बताइए कमेंट सेक्शन में कि कब हमने हिंदी नेम हमारे 2 हाउसेस के अडॉप्ट किए थे। ठीक है, तो बाईकैमरलिज्म का कंसेप्ट ये लेके आए। साथ में इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को भी एबॉलिश कर दिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया, लगभग 10% लोगों के पास अब वोटिंग राइट्स थे। आरबीआई जो है ना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में ही बनाई गई थी। साथ में इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया था। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी हमारे पास 18th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बहुत सारे जो डिसीजंस इन्होंने लिए बहुत सारे प्रोविजंस पर, वो कैसे लिए थे, मेजॉरिटी वोट से, 2/3 मेजॉरिटी से, बाय कंसेशन किया गया था, यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है कि विदाउट एनी ऑपोजिशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतरीन बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि उस पर किसी ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया था। कुछ चीजों पर किया था, बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वेरियस प्रोविजंस, नॉट ऑल द प्रोविजंस, यहाँ पे वेरियस प्रोविजंस बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द आईएनसी 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो ये वाला सेशन कहाँ पे होता है, कानपुर में, बॉम्बे में, लखनऊ में या लाहौर में। तो 1936 का जो सेशन है वो बॉम्बे में हुआ था, आपको ये याद रखना है। मैच द फॉलोइंग है आपके पास, आपको मैच करना है। जब मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे, मैंने आपको कमेटीज पढ़ाई थी, मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि मैच करने के लिए ये आपको दे देंगे। तो ये सवाल आपके लिए आ गया है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वर्किंग कमेटी। ऑप्शंस आपके पास है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है बी.आर. अम्बेडकर, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, पहले का चौथा। ठीक है, अब आपके पास ये 3 रहे, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि फंडामेंटल और माइनॉरिटी राइट्स वाले जो ये हैं, ये किसके पास थे, ये थे ये वल्लभ भाई पटेल के पास थे। तो अगर आपको 2 पता लग गए तो अब आप देख लो, 2 से भी आप आंसर लगा सकते हो। दूसरे का आ गया पहला, तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला यहाँ पर है, तो ये वाला हमारे पास ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 50-50 के चांसेस में भी क्वेश्चन जो है वो सही हो सकता है। वर्किंग कमेटी का चलो आपको नहीं भी पता है, यूनियन की बात हो रही है, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप लगा दोगे कि तीसरे का आंसर है दूसरा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको सी में 2। तो वर्किंग कमेटी ऑलरेडी आप यहाँ पर लगा सकते हो मुंशी के साथ, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग, अगेन आपको मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं और यहाँ पे अडॉप्शन दिया हुआ है। जुलाई 22, 1947 को आपने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। जनवरी 24, 1950 को आपने नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1950 को आपने नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया। मार्च 22, 1957 को आपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। ठीक है,
ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। देखो इसका जो आंसर होगा, पहले तो जुलाई 22 1947 में हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, इतना आपको याद होना चाहिए, मैं अपने लेक्चर्स में ये बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखो पहले का चौथा का है, एक ये दो तो कैंसिल हो गए यहाँ से। फिर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया है। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये किसने लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे लग गए? ये हो गया 4-1। इसका जो सही आंसर क्या बनेगा? वो बनेगा 4-1-2-3, क्योंकि हमें पता लग गया कि पहले का जो आंसर है वो है 4 और दूसरे का जो आंसर है वो है पहला, तो ये दो बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे का 2 दिया है तो 2 तो है नहीं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी 26 1950 को हमने क्या किया था? हमने नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया था। मार्च 22 1957 को हमने नेशनल कैलेंडर अपना रखा था। राइट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या थे? 1990 के एक्ट को मंटागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसके आपको क्या दिए हुए हैं स्टेटमेंट? इन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस में। इन्होंने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को। इन्होंने डेवोल्यूशन कर दिया लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। इन्होंने एक्सपैंड किया, रिकंस्टिट्यूट किया ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपने मुझे बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है डी 1, 3 एंड 4। सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स तो 1909 के एक्ट में दिए थे, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स की बात हो रही है। मुस्लिम्स को 1909 में दिए थे और बाकी जो थे ना, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इनको मिले थे 1919 के एक्ट में सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट। और इस एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस लेके आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, डायरकी लेके आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से सही मैच कीजिए। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल फ्लावर रोज, नेशनल एनिमल टाइगर और नेशनल बर्ड है ईगल। तो अगर आपको कितना पता है, नेशनल सॉन्ग पता है कि वंदे मातरम है, तो पहले का आपने बताना इनमें से 1, 4, 1 सेकेंड और थर्ड ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, या फिर 1 एंड थर्ड ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ठीक है, तो 1, 1 और 1 तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 नहीं दिया हुआ है। साथ में अगर आपको पता है कि नेशनल एनिमल टाइगर है तो इसका क्या आएगा? थर्ड, तो थर्ड इसमें दिया हुआ, थर्ड इसमें दिया हुआ, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास बच जाएंगे। नेशनल फ्लावर जो है वो रोज नहीं है, वो लोटस है। ठीक है, तो थर्ड कैंसिल हो गया हमारा, थर्ड यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा, थर्ड यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल था। और ईगल जो है वो नहीं है हमारा नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड, टाइगर और वंदे मातरम। ठीक है, रोज और ईगल गलत है। चलिए, The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India. डिज़ाइन को कब हमने अडॉप्ट किया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो जुलाई 1947 में हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन से एक्ट ने फॉर्मली इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है और जिन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया था। तो आपको ये याद रखना है। 26 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाला जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट जो है मोस्ट शॉर्ट लिव्ड रहा? 1919 का एक्ट, 1909 का, 1784 का, 1935 का। इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये सिर्फ 10 साल रहा था और बाकी वाले एक्ट कोई 30 साल रहे, कोई 17 साल रहे, बट ये वाला जो था ये मोस्ट शॉर्ट लिव्ड था। ठीक है, इसका आंसर है बी।
27वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड, नॉट करेक्ट पूछा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटीज। इन्होंने फंडामेंटल राइट पर एक चैप्टर वहाँ पे रखा और इन्होंने सोशलिस्ट और सेक्युलर पॉलिसी को इसका जो सही आंसर है वो है 3rd and 4th। हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने तो मूव किया था, ये हमें पता ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमने राइट्स रखे थे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर और सोशलिस्ट और सेक्युलर पॉलिसी ये तो हमें पता है कि हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स पर भी चैप्टर के बेसिस यहाँ पर नहीं रखे गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा, जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इनमें से कौन से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पहला तो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतने सारे राइट प्रिविलेज दिए हैं, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और सेकंड कि इसमें जो इंडियन सिटीजनशिप की टाइप्स वगैरह दी हुई है, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एक्चुअली में इमरजेंसीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 2nd and 3rd। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से रॉन्गली मैच्ड कौन से हैं। दिसंबर 9, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। नवंबर 26, 1949 को पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट करते हैं और इनैक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइन होता है बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट है हमारे संविधान की। इसमें से जो गलत है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1946 है, ना कि 1947 है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग इस डेट को हुई थी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। The last question is, which of the following provisions of the Constitution came into force from November 26, 1949? Provisions related to citizenship, elections, provisional parliament or fundamental rights. 1 and 2nd, 1 3rd 4, 1 2nd 3rd या none। इसका जो आंसर है वो है 1 2nd and 3rd। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इस ईयर में नहीं किया गया था, लेटर ऑन ऐड ऑन किया था। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि 26 नवंबर 1949 को क्या क्या ऐड किया था, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। दिस इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज लेक्चर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग हमारी वीडियो को डिटेल में देख रहे हो, आपको समझ आ रही है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, तभी आप आंसर्स दे रहे हो। और जो भी इसका PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।